जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान अकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। मेरे चैनल से संबंधित आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी सीरीज़ चल रही थी भारत का इतिहास। तो उसमें हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो पार्ट ज़रूर देख लें। ये इसका चौथा पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिसके बारे में आज भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन योजना। देखिए, केवल सिंधु सभ्यता की ही यह विशेषता थी जिसमें कि नगर नियोजन योजना थी। मतलब नगर को एक सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया था, पहले से ही प्लान करके ना। तो इसे क्या कहते हैं? नगर नियोजन योजना। जैसा कि आज भी हमारे देश में नहीं है कि कोई शहर पूरे तरीके से प्री प्लान्ड हो, तो ऐसा कोई मिलता नहीं है जितने व्यवस्थित रूप से हमारा ये हड़प्पा सभ्यता का नगर बसा हुआ था। ठीक है, तो ये केवल सिंधु सभ्यता की ही विशेषता थी। इसके समकालीन जो भी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी ना। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है और ये काफ़ी विशेष रूप से उभर कर भी आता है इस कारण से। इस दूसरा पॉइंट आता है, मकान तथा सड़कें सुनियोजित व पक्की ईंटों से बने हुए थे। मतलब जो मकान बने हुए थे और जो सड़कें थीं वो पहले तो सुनियोजित थीं, दूसरा कैसे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों के नहीं बने थे ना। और सभी ईंटों का जो आकार था वो भी निश्चित था। ऐसा नहीं था कोई ईंट बड़ी है, कोई छोटी है, फिर कोई और ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं होता था। सभी जो ईंटें होती थी वो इक्वल साइज़ की होती थी। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, एक मेज़रमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ईंट आती है ना। तो वैसे ही एक प्रॉपर सांचों में ढाल के ईंट को बनाया जाता था, भट्टियों में गर्म करके। नगर दुर्ग जिला शहर में मतलब जो नगर था वो दुर्ग और जिला शहर में, सॉरी जिला नहीं है यहाँ पे, और शहर में बटा हुआ था। मतलब आम शहर, यहाँ जिला की जगह आम नगर या आम शहर कर लेना ना। जैसे कि ये देखिए आप, तो इसमें क्या है, एक ये दुर्ग बना हुआ है और ये पूरा नगर बसा हुआ है ना। दुर्ग अलग है और नगर अलग है। अब दुर्ग में मैं, जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि दुर्गों में कौन रहता था और नगरों में कौन रहता था, तो मैं यहाँ दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगी, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। दुर्ग कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बना हुआ था बाढ़ से बचने के लिए। मतलब जो ये दुर्ग था ये कच्ची ईंटों के एक चबूतरे पर बना हुआ था, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली इसे काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाएगा कि अगर बाढ़ आती भी है तो ये इसमें प्रवेश ना कर पाए या फिर सुरक्षित रहे। और जो आम शहर है ये भी एक चबूतरे पर ही बनाया जाता था, तो कच्ची ईंटों के होते थे, पक्की ईंटों के नहीं, कच्ची ईंटों के चबूतरे होते थे ना। किससे बचने के लिए? बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि उस समय बाढ़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। और एक और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति मतलब जैसे कोई सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ऐसे कई सारे ग्रिड बन जाते हैं। ये पूरी क्या है, एक ग्रिड व्यवस्था बन गई ना पूरी। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रिड व्यवस्था, यानी कि जाल, एक जाल जैसा बन जाता था। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं तो एक क्या है, जाल निर्मित हो जाता था। इसे क्या कहते हैं? ग्रिड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, जो गलियाँ हैं वो भी एकदम सीधे समकोण पर काटती हुई मुख्य सड़क पर आके मिल रही है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। इस प्रकार से क्या है, पूरा एक ग्रिड का निर्माण हो गया है। समझ गए आप ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तम जल निकास प्रणाली, मतलब जो जल को निकाला जाता था नालियों की सहायता से, जो यूज़ कर लेते थे हम जल का, उसे बाहर निकालने के लिए, शहर से बाहर निकालने के लिए एक उत्तम जल निकास प्रणाली थी। पहले घर से छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी जो सड़क की मुख्य नाली से मिलती थी, और ये मुख्य नाली बड़ी नाली से मिलती थी, और ये बड़ी नाली शहर के बाहर चली जाती थी। तो इस प्रकार से पूरी तरह से जल बाहर चला जाता था। समझ गए आप? इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, बहुत सरल सी चीज़ है। स्वच्छता तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक घर के बाहर तथा सड़कों के किनारे कूड़ादान होता था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे घर में भी कूड़ादान है, लेकिन अभी भी प्रॉपर स्वच्छता नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता के लिए कितनी अवेयरनेस थी उनमें, कितनी मतलब कितने जागरूक थे वो इन सब चीज़ों को लेके ना। क्योंकि अब देखिए आपका विकास हो चुका है, तब आप ये सोच सकते हो कि हाँ, हमें इस तरफ भी ध्यान देना है। अब अगर आपका विकास ही नहीं हुआ है तो आप साफ़ सफाई के बारे में इतना नहीं सोचोगे। आप पहले सोचोगे कि हमारी जो खाना वगैरह और जो पानी की है समस्या है वही पूरी हो जाए, तब हम इस चीज़ को भी और आगे देखें। तो यहाँ पे वो इतना डेवलपमेंट कर चुके थे कि इस ओर भी वो प्रॉपर ध्यान दे पाए, और साथ में जो लोग थे उनका भी पूरा समर्थन उनको मिला, और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखा। सभी नालियाँ जो थी ईंटों से ढकी हुई होती थी, तथा ढाल पर पानी की तीव्रता को कम करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, है ना। जैसे कि देखिए अभी क्या है, नालियाँ हैं, उन्हें आप ढक दोगे तो उन पे क्या है, कचरा अंदर नहीं जाएगा, तो यानी कि जो जल होगा वो स्वच्छतापूर्वक बाहर निकल जाएगा और जल में और गंदगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो उनमें ये चीज़ थी, अवेयरनेस थी इस चीज़ को लेके कि जो पानी हम यूज़ कर चुके हैं उसे और गंदा ना करें, ठीक है, क्योंकि उसका भी वो लोग यूज़ करते थे ना। और फिर क्या है, जो पानी की तीव्रता को कम करने के लिए जो ढाल है, ठीक है, जैसे ढाल एकदम पानी की तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, उस तीव्रता को कम करने के लिए क्या है, सीढ़ियाँ बना दी गई। सीढ़ियाँ बनाने से क्या है, जो जल आया वो ऐसे ऐसे जाएगा तो तीव्रता उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें अवरोध आ जाएंगे बीच में। जबकि अगर सीधा ढाल होगा तो पानी में कोई अवरोध नहीं होगा, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से उनमें इस चीज़ को लेके भी काफ़ी अवेयरनेस थी, ठीक है। खिड़की तथा दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में पीछे की ओर खुलते थे। देखिए आज हमारे घर के दरवाजे, अगर हमारा घर शहर की मतलब सड़क पर हो तो हम कभी भी अपने दरवाजे गलियों में तो नहीं खुलवाते, सड़क पर ही हमारे मुख्य दरवाजे खुलते हैं। लेकिन इनमें कितनी अवेयरनेस थी कि अगर हम सड़क की ओर खोलेंगे तो हो सकता है धूल मिट्टी भी अंदर आए, ठीक है, और कई सारी समस्याएं भी हो सकती थी, सड़कों पे निकलने में बाधा भी उत्पन्न हो सकती थी। इस वजह से इनमें कितनी उस चीज़ को लेके एक तरह से मैं कह सकती हूँ जागरूकता थी कि उन्होंने अपने जो खिड़की दरवाजे हैं वो पूरी तरह से सभी प्रत्येक घर के दरवाजे गलियों के अंदर खुलते थे, ना कि बाहर की ओर, है ना। और लेकिन किंतु एक नगर है लोथल के बारे में आप जानते होंगे, ये एक बंदरगाह भी था। तो लोथल में क्या है, खिड़की और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, वो गलियों में पीछे की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि सड़कों पे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगर मुख्य सड़क पे किसी का घर है तो उसमें मुख्य सड़क पर ही उसके दरवाजे तथा खिड़कियों तथा जो मेन डोर है वो खुलता था, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा ख़त्म हो जाता है नगर नियोजन योजना। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा मूर्तिकला और लिपि के बारे में। इसकी मूर्ति कला की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आती है वो है एक पुरोहित की मूर्ति, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब इसे मतलब ये जो मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुरोहित की मूर्ति है वो कहाँ से मिली, तब वो मिली मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जो ये इसकी आँखें हैं, इनकी आँखें हैं वो अर्धमुंदी, यहाँ पे फोटो नहीं है, यहाँ पे होठ है, होठ रख लीजिए, होठ लिख लीजिएगा, ये गलत हो गया है थोड़ा सा। आँखें जो थी अर्धमुंदी थी, जो होठ थे वो मोटे थे, नाक आधार पर कैसी थी, चौड़ी थी, मोटा माथा तथा गर्दन भिची हुई थी, और जो दाढ़ी थी वो कटी हुई थी। दाढ़ी और मूछें थी वो प्रॉपर कटी हुई थी, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, दाढ़ी है प्रॉपर कटी हुई है, बड़ी नहीं है उनकी दाढ़ी, कटी हुई है। मूछें हैं थी वो छोटी थी, और क्या है वो भी कटी हुई थी। आँखें जो थी अर्धमुंदी हैं, और क्या है
कि जो होंठ हैं उनके काफ़ी मोटे हैं और नाक है वो आधार पर चौड़ी है और माथा चौड़ा है, उनका काफ़ी मोटा और चौड़ा माथा है। ठीक है, तो इससे क्या है उस टाइम के लोग कैसे रहे होंगे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब चूँकि आँखें अर्धमुंदी हैं तो इसलिए कई सारे लोगों ने माना, कई सारे विद्वानों ने माना कि हो सकता है ये किसी पुरोहित की मूर्ति रही हो। ठीक है, ये किसी पुरोहित की मूर्ति रही हो, किसी आम व्यक्ति की नहीं रही हो। दूसरा है अलंकृत शॉल बाएं कंधे से दाएं भुजा की ओर नीचे की ओर पहनी हुई। जैसे ये बायां कंधा है, इस पर शॉल ऊपर से ये दाएं कंधे के नीचे से निकल के ऐसे पहने हुए हैं ये। ठीक है, और क्या है, इस पर जो पूरी मूर्ति है इस पर कठोर किस्म का प्लास्टर का एक लेप है। तो आपको समझ आ गया इसके बारे में, मैंने इसकी कुछ विशेषताएं बता दी। कई बार ऐसा लिखने में आ जाएगा आपको मेंस में, या फिर ऐसी कुछ विशेषताएं पूछ सकते हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा ध्यान दिए इस पर, और मैंने इसीलिए इसे इतना थोड़ा डिटेल में समझा दिया आपको। इसके बाद में आते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी जिक्र किया है। तो ये कहाँ से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बाएं हाथ में इसमें क्या है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। जो बाएं हाथ है उसमें चूड़ियाँ पहनी हुई हैं बाएं हाथ में, तथा जो दायां हाथ है, दाएं हाथ में क्या है, एक बाजूबंद है और एक ब्रेसलेट पहनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसमें। और ये एक नृत्य की एक मुद्रा होती है, त्रिभंगा मुद्रा। मतलब ये एक फॉर्म होता है, एक मुद्रा होती है डांस की, त्रिभंगा मुद्रा, उसमें खड़ी हुई है। ठीक है, दाएं पैर पर खड़ी है, शरीर के प्रत्येक अंग प्रभावोत्पादक ढंग से बनाए गए हैं। ये अपने क्या है, दाएं पैर पर खड़ी हुई है ना, और इसका जो हाथ है वो बाएं पैर पर रखा हुआ है। तो ऐसे इसकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। और जो बाल हैं वो बांधे हुए हैं, और कुछ माला वगैरह भी पहनी हुई है ये छोटा सा। जो ये मूर्ति है ये द्रवित मोम विधि से बनाई गई। अब ये द्रवित मोम विधि क्या होती है, जिससे पहले क्या होती, मतलब हड़प्पा काल में क्या करते थे, मोम की ऐसी एक आकृति बना ली, उसके ऊपर ये क्या करते थे, जो मिट्टी का एक लेप कर दिया। अब वो मिट्टी का लेप सूख गया, उसके बाद उसे ना भट्टी में पका लेते थे। पकाने से क्या होता था, जो मिट्टी का जो कवर होता था वो तो सख्त हो जाता था, और जो वो अंदर का मोम है वो पिघल जाता था। उसके बाद में जो मिट्टी का जो लेप किया है उसमें एक छोटा सा होल करके जो पिघला हुआ मोम है उसे बाहर निकाल लेते थे। और जो द्रवित कांसा होता था, मतलब जो धातु होती है कांसा या ब्रॉन्ज, उसे क्या करते थे, उससे जो द्रवित अवस्था में उसे इस छेद के माध्यम से, जो इसमें छेद किया है उसके माध्यम से अंदर डाल देते थे। उसके बाद कुछ दिन से रखते थे। सूख जाने के बाद में जो उसका मिट्टी का आवरण होता था उसे तोड़ देते थे। जब वो अंदर का जो धातु है वो मतलब जटिल अवस्था में जाती थी, ठोस अवस्था में हो जाती थी, तो वो क्या है, ऐसी निकलती थी मिट्टी की। तो आप समझ गए ये द्रवित मोम विधि क्या होती है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिपि की। तो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, सामान्यतः अक्षरों को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। अभी हम लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। लेकिन वो लोग क्या करते थे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे और यहाँ ख़त्म करते थे, और फिर यहीं से लिखना स्टार्ट करते थे और यहाँ ख़त्म करते थे। फिर ऐसे ही ये चलता रहता था। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब जो अक्षर है उसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, दाईं ओर से बाईं ओर। लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो ये भाव चित्रात्मक लिपि है इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये आज ख़त्म होता है। इसके संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी आंसर करिएगा, अगर आपको आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, इन सभी के आंसर उनमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, ये आप इसका आंसर करिएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे था, इसका आंसर करिएगा। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था।
जुते हुए खेत तथा अग्निकुंड के साक्ष्य किस नगर से मिले हैं? सिंधुकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे? और मेलुहा शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप संभव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए और इतने सपोर्ट के लिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकता तो उन तक ये लेक्चर ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उन्हीं के लाभ के लिए मैंने ये स्पेशली क्लासेस चलाई हैं। और आशा करती हूँ आपको पसंद आए तो नीचे सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।